नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 के विद्यार्थी को बहुत परेशानी हो रही है कि अब की बार जो परीक्षा का पैटर्न बदला है उसमें आपका पेपर कैसा आएगा। सब बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमारा पेपर कैसे आएगा। जहां पर परीक्षा हो चुकी है वो बच्चे जान चुके हैं कि उनका पेपर कैसे आएगा, और जहां पर नहीं हुई है अभी परीक्षा वो बच्चे परेशान हैं कि उनका पेपर कैसे आएगा। तो बच्चों जान लो कि आपका पेपर किस तरह से आएगा। सभी विषय का कक्षा 9 में 20 प्रश्न जो आपको हैं दिए जाएंगे शुरू में, वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। उनका उत्तर आपको ओमार शीट में भरना होगा, और जो 50 अंकों के जो प्रश्न होंगे वो आपको कॉपी में लिखने होंगे। तो इस तरह से आपका 70 अंक का प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। उसके उत्तर आपको 20 प्रश्न आपको ओमार शीट में भरने हैं उनके उत्तर, और 50 का आपको लिखना होगा। ओमार शीट में आप किस तरह से भरेंगे, ये सब आपको ओमार शीट किस तरह से भरें ये वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया गया है बहुत ही विस्तार से। उस वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि ओमार शीट कैसे भरें, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ओमार शीट भरने में बहुत ही गलती भी करेंगे और उससे आपके नंबर भी कट सकते हैं। अगर आपने गोला सही नहीं बनाया या गोला गलत बना दिया तो भी आपके अंक कट सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। इस वीडियो में हम केवल ये जान रहे हैं कि पेपर किस तरह से आ सकता है, ठीक है। तो देखिए ये है आपका मॉडल पेपर। सबसे पहले जो शुरू के 20 प्रश्न इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा है, गोदान किस विधा की रचना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, एक आपका सही है। तो गोदान किस विधा की रचना है, तो सही है इसका उपन्यास। जैसे आपने समझ लिया कि गोदान किस विधा की रचना है और इसका आंसर क्या है, दूसरा वाला सही है। थोड़ा सा इसमें संक्षिप्त में समझ लो कि आप ओमार शीट में इस उत्तर को कैसे लिखेंगे। तो जैसे ये पहला प्रश्न है, अब आपने जान लिया था कि दूसरा वाला सही है, तो आप ये इस वाले दूसरे वाले गोले को काले पेन से पूरा इसको गोलाई में रंग देंगे, ठीक है। बाहर नहीं निकालेंगे, बिल्कुल गोलाई में करेंगे। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई की। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न सही है, मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। फिर क्या करेंगे, आप ओमार शीट में जो दूसरा प्रश्न है इस तरह से, और दूसरा सही था तो ये जो दूसरा वाला है इसको गोला करेंगे। ये सही से गोला नहीं है। आप ओमार शीट कैसे भरें इस वीडियो को देखिए, उसमें सही से गोला भरना सिखाया गया है। इस पेंसिल से सही से गोला नहीं बन रहा है। पेंसिल से मतलब काले पेन से आप इस तरह से गोला भरेंगे। जैसे देखिए ये गोला भरा हुआ है, ये बहुत अच्छी तरह से गोलाई में भरा हुआ है। तो इसी तरह से आप इसको गोल कर देंगे, ठीक है। ये इस पेंसिल से गोल नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मैं मॉडल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपको गोला करना है, लेकिन ये गोला आपका इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से आपको ओमार शीट में अपने प्रश्नों के उत्तर के गोले भरने हैं। काले पेन से बहुत अच्छी तरह से बाहर नहीं निकालना है, बहुत ही गोला में भरना है, ठीक है। अब हम सीधे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। जैसे तीसरा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो इसमें जो तीसरा वाला सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही गया है कि ओमार शीट में आप किस तरह से भरें। तो सीधे हम प्रश्नों को उत्तर जान रहे हैं, क्योंकि इस तरह से बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसमें केवल हम ये जान रहे हैं कि पेपर कैसे आएगा, यह कैसे आ सकता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ने का है, नहीं वाले बहुत आ जाते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं को ध्यान से पढ़ना है कि भारतेंदु युग के लेखक नहीं है। तो श्रीनिवास दास भी हैं, प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, राधाचरण गोस्वामी भी हैं, और कौन नहीं है, गुलाब राय द्विवेदी युग के हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, गुलाब राय। जैसे इसमें चौथा वाला सही है, अब आप क्या करेंगे, चौथा वाले प्रश्न का चौथा वाला गोला जो है इस तरह से गोल करेंगे, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि किस तरह से आप ये ओमार शीट में गोले रंगेंगे, ठीक है। ये गोला बिल्कुल भी सही नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो पेंसिल है मेरे पास ये सही नहीं बना रही है गोला, ठीक है। आप इस तरह से ना बनाइए, आप इस तरह से बनाइए ये, ठीक है, ये सही गोला है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की रचना है। तो धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक है। तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस।
अगला प्रश्न है राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नहीं है तो कौन नहीं है। देखिए तुलसीदास भी राम भक्ति शाखा के हैं और अग्रदास भी हैं, नाभादास भी हैं, लेकिन जो चतुर्भुज हैं वो नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा खा वाला चतुर्भुज दास। ये अष्टछाप के कवि हैं कृष्ण भक्ति शाखा के। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। ये प्रश्न का उत्तर आपको आता ही होगा। इसका सही है पहला वाला स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है। तो मानसरोवर कहानियों का संग्रह है किसका, प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न है जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु वर्ण हैं उस छंद को क्या कहते हैं। तो आपने चौपाई छंद की परिभाषा सुनी होगी कि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और उसमें 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चौपाई। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। तो इसका सही उत्तर है खा, रति। इस तरह से आप ओमार सीट में भरेंगे। जैसे आपका 12 नंबर पे प्रश्न है और 12 नंबर का कौन सा सही था, दूसरा सही था, तो आप दूसरे वाले को गोला कर देंगे, ठीक है, इस सही से गोला करिएगा। अगला प्रश्न है चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो अगर आपने अनुप्रास अलंकार को समझा है कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास। अगर आपको रस, छंद, अलंकार, संधि, समास सबकी वीडियो देखनी है, विस्तार से अच्छी तरह से समझना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो को देखिए और इन सबको समझ लीजिए, क्योंकि इसमें समझाने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कनक शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए इसमें कनक शब्द का पर्यायवाची नहीं है गेहूं। अगला प्रश्न है यथाशक्ति का समास विग्रह। तो यथाशक्ति का समास विग्रह का सही उत्तर है शक्ति के अनुसार। अगला है विष का विलोम है। विष का विलोम क्या होता है, विष का अर्थ होता है जहर, तो जहर का विलोम क्या होगा, अमृत। अगला प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द सही है, कवित्री। कवित्री शब्द सही लिखा हुआ है, देखिए, नहीं तो रचयिता पे भी ये भी गलत है और ये भी कवित्री सही है और रचयिता गलत है, छिपकली गलत है और वाल्मीकि भी गलत लिखा। कवित्री शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर देखिए हरि शब्द है, हरि शब्द के रूप है, चतुर्थी विभक्ति है, उसका एक वचन का पूछा है। तो एक वचन का क्या है, हरे। इसमें कौन सा सही होगा, घा, हरे। अगला है नरेश किस संधि का उदाहरण है। तो नरेश किस संधि का उदाहरण है, ये है गुण संधि, क्योंकि इसकी संधि कैसे होती है नरेश की, नर प्लस ईस, ठीक है, इस तरह से बनता नरेश, यानी आ और ई बन के ए होता तब बनता नरेश, ठीक है। तो ये गुण संधि है। संधि की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहां पर सभी संधियों का पिटारा खुला हुआ है। आप सभी को अगर समझना चाहते हैं रस को, समास को, अलंकार को, सब कुछ आपको, पाठों का सब कुछ मिल जाएगा। अगला है 20 प्रश्न किस तरह से पूछा है, गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अब ये बच्चों को नहीं समझ में आता है कि इसमें पूछ क्या रहा है, तो आप ध्यान से सुनिए क्या पूछ रहा है। गम धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है और उसका एक वचन का रूप। क्या पूछा है, कौन सी धातु, गम धातु। गम धातु का लट लकार का पूछा है और क्या पूछा, मध्यम पुरुष का एक वचन। तो ये है गच्छसी। तो इसमें कौन सा सही होगा, खा वाला गच्छसी। इस तरह से आप 20 प्रश्न के उत्तर ओमार सीट में भर देंगे और ये आपका खंड आ पूरा हो जाएगा। दूसरा शुरू होगा खंड बा। खंड बा
के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। गद्य खंड के जो भी पाठ हैं उसमें से एक अवतरण आपको दिया जाएगा और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ये अवतरण दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद उसका ये अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी को छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। अब ये आया है कहाँ से? मंत्र पाठ से। पहला ही पाठ है मंत्र पाठ। वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे मंत्र पाठ को जरूर याद करें। देखिए यहाँ पर गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो आपको पता है कि क्या है इनके लेखक का नाम। और रेखांकित अंश की व्याख्या। भगत को किस बात पर विश्वास ना आता था? भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा था? पुराने जमाने में जीवों का व्यवहार कैसा था? तो सबसे पहला जो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम क्या है? मंत्र, और लेखक का नाम है प्रेमचंद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहां तक आपके यहाँ पर रेखा खींची हुई है वहीं तक आप इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, कि जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। मतलब यहाँ पर बताया है कि जो भगत है वो ये सोच रहा है कि यहाँ संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने मनोरंजन के सामने किसी की परवाह नहीं करते हैं, और उस ऐसे लोग दुनिया में होते हैं। अभी तक उसे ये विश्वास नहीं आ रहा था कि सभ्य समाज, जिसको लोग सभ्य समाज कहते हैं, वो इतना निर्मम, यानी किसी पर दया करने वाला, इतना ना करने वाला, हृदय से इतना कठोर हो सकता है। उसे अब तक ये अनुभव अब हुआ और उसे ये विश्वास बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि ऐसे संसार में लोग होते हैं जो अपने मनोरंजन के सामने दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। चाहे कोई सामने मर भी रहा हो तब भी वो उसकी मदद करने को तैयार नहीं होते हैं। आज भगत को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे लोग भी होते हैं। प्रश्न आपको जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देखिए, किस भगत को किस बात पर विश्वास न था। उत्तर भी आपको उसमें से ही मिल जाएंगे। भगत को किस बात पर विश्वास नहीं था, इसी में देखिए लिखा हुआ है कि भगत को किस बात पर विश्वास ना आता था कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। इसी में से छांट करके आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भगत के अनुसार सभ्य समाज संसार कैसा था? तो कैसा था कि भगत के अनुसार सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक उसे ना हुआ था कि ऐसे लोग भी संसार में होते हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर इसी में से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था? इसका उत्तर भी आपको इसी में मिलेगा कि पुराने जमाने के जीवों में कैसा व्यवहार था कि वो लोग लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो कितना आसान है ये प्रश्न भी। आप इसी को ध्यान से पढ़िए और इसके उत्तर दीजिए। लेकिन हाँ, आपको पाठ जरूर पता होना चाहिए कि ये कौन से पाठ से आया है। जैसे आपका पहला पाठ है ये मंत्र पाठ और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो सभी पाठों के आप लेखक जरूर जान लें और पाठ का नाम जरूर जान लें, और इसके लिए सभी पाठों की जो है रीडिंग जरूर लगा लें। आप रीडिंग लगाएंगे तभी आपको पता होगा कि ये पैराग्राफ कहाँ से आया है। अब आता है अथवा। अथवा का मतलब होता है कि अगर आपको ये वाला नहीं करना है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, दोनों में से एक करना है। अथवा का मतलब कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता अथवा का मतलब दोनों ही कर जाते हैं। अगर आपने दोनों कर दी है तो जो पहला वाला आपने किया है, कैसा भी किया है, वही आपका चेक होगा, दूसरा आपका नहीं चेक होगा। तो समय न बर्बाद करें। अगर बीच में अथवा है तो एक करें। जैसे ये आया है कि दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कीर्ति, इसमें कोई शक नहीं। शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति ही है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की निर्मलता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। इस पाठ से भी इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
शब्द और कीर्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी ने किसकी उपासना की है? शब्द और कीर्ति ने किसकी शक्ति श्रेष्ठ है? तो जैसे ऊपर वाले अवतरण के उत्तर आपको समझाए गए हैं कैसे आपको देना है, इस अवतरण के उत्तर भी आप इसी तरह से दे सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आएगा काव्य से कि निम्नलिखित पदांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, काव्य का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा है। देखिए रहीम से एक दोहा, रहीम दास जी का दोहा आया है, उसमें आपको रहीम दास जी का जो दोहा है उसका अर्थ लिखना है। पूछा है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका आपको अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ आपको याद होगा ही, नहीं है तो समझ लीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उसका बुरी संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे कि कहा जाता है, लोग कहते हैं कि बुरी संगति में रहोगे तो बुरे हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा होता है, चाहे वो बुरी संगति में रहे अच्छी संगति में रहे, वो अच्छा ही रहता है। अगर अच्छा व्यक्ति बुरे के साथ चला जाएगा तो वो अच्छे स्वभाव का ही रहेगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहते भुजंग। जैसे चंदन के पेड़ पर जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का पेड़ अपनी खुशबू नहीं छोड़ता कि उसका साथ सर्पों के साथ है, वो अपनी खुशबू बनाए रखता है। तो इसलिए कहा गया है, रहीमदास जी ने कहा है कि जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो अच्छे ही रहते हैं, चाहे वो अच्छे के साथ रहें चाहे वो बुरे के साथ रहें। उन्हें बुरी संगति का साथ भी मिलता है तो वो अच्छे ही रहते हैं। इस तरह से आप अर्थ लिखेंगे। दूसरा है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ चटकाए। इसका मतलब है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है उसको कभी ना तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रेम का धागा एक बार टूटा तो क्या होगा, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। जो एक बार टूट गया धागा तो फिर वो नहीं जुड़ता है, अगर जुड़ेगा तो उसके बीच में एक गांठ जरूर आ जाएगी। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो एक बार टूटा तो वो फिर नहीं जुड़ता है तो उसमें गांठ जरूर आ जाती है। जैसे दो कोई लोग होते हैं, अगर दोनों में दोस्ती है तो अगर उनमें कभी ना कभी अगर झगड़ा होता है तो जो झगड़े में बात कही जाती है वो दिल में जरूर रह जाती हैं, एक गांठ बन जाती है। ठीक है, पहली जैसी बात नहीं रहती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कभी भी जो प्रेम का धागा है वो नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम के धागे से मतलब है जो आपके रिश्ते हैं उसमें कभी भी कड़वाहट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि फिर से अगर आप दोबारा से उससे दोस्ती करेंगे, पुनः अगर दोस्ती आपकी होती है तो फिर वैसी दोस्ती नहीं रहती है। अब आता है दूसरा अथवा। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इस तरह से ये कर सकते हैं। रैदास जी का प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जानी अंग अंग बात समानी। अगर आपको इसका अर्थ समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 9th की प्लेलिस्ट है उसमें आपको सब पाठों के अर्थ मिल जाएंगे। अगर सभी पाठों का अर्थ समझा जाएगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। देखिए ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रामकृष्ण जी का है, तो आप इसका भी अनुवाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, वहां देख लीजिए। एक आपको गद्य में से मिलेगा और एक पद का मिलेगा। संस्कृत में 2 पैराग्राफ आएंगे, उसके आपको लिखना है अनुवाद। ठीक है, जैसे रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अभवत, रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष हुए। जैसे संस्कृत की जो आपकी पुस्तक है उसमें से 2 मिलेंगे आपको, उसमें से आपको एक करना है। देखिए बीच में अथवा लगा है तो इसका मतलब है कि या तो आप इसकी हिंदी लिखिए या इसकी हिंदी लिखिए। ठीक है, एक ही की करनी है आपको। इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, अर्थ नहीं लिखना है, सॉरी, इसका लिखते हैं अनुवाद। ठीक है, अनुवाद का मतलब होता है जैसा लिखा हुआ है दूसरी भाषा में वैसा ही बदलना है। तो इसकी वीडियो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लीजिए। 9th की प्लेलिस्ट खोलिए, आपको सारे पाठ मिल जाएंगे। ये तो आया गद्य से। अब दूसरा प्रश्न आएगा पद से। ठीक है, 2 आपको श्लोक दिए जा रहे हैं, उसमें की आपको हिंदी लिखनी है। जैसे पहला है इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जने श्रुत। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम लोगों के द्वारा सुना जाता है। राम नियत आत्मा, महावीर्य, धृतिमान और इंद्रियों को वश में करने वाले थे। अगर आपको इसका नहीं लिखना है तो इसका दूसरे वाले का लिख सकते हैं। बर में को गुणी पुत्रों न च मूर्ख क्षत्रिय भी, कि 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है एक गुणी पुत्र होना। जैसे एक इष्ट चंद्र स्तमो हंति न च
तारागणेरपि, जैसे आकाश में एक चंद्रमा होता है उसी से पूरा आकाश प्रकाशमान हो जाता है, और आकाश में अगणित तारे भी होते हैं लेकिन एक चंद्रमा नहीं होता है, तो आकाश जो है अंधेरे से भरा होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है एक गुणी पुत्र होना। ठीक है, इस तरह से आप इसका अनुवाद लिखेंगे। अब आता है दीपदान, जो आपकी एकांकी है, जिसमें पहला पाठ दीपदान तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इसको तो आप बिल्कुल छोड़िएगा ही ना। दीपदान का सारांश हो, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरिचित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद करिए और इसका सारांश याद करिए। और जो बनवीर है उसका चरिचित्रण भी बहुत बार आता है, तो पन्नाधाय का तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो जरूर याद करिए। पन्नाधाय का चरिचित्रण, इसकी भी वीडियो है, उसको अच्छी तरह से आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको पन्नाधाय का चरिचित्रण लिखना है। अगर आपको ये नहीं करना है तो इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। दूसरा है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार दीजिए। ठीक है, ये सारांश है, आप इसका सारांश दीजिए। लक्ष्मी का स्वागत जो कहानी है एकांकी है उसका सारांश आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 ही है आपके में महत्वपूर्ण। दीप एकांकी जो है ये दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत और व्यवहार, इनमें से आप दीपदान और लक्ष्मी के स्वागत को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आता है लेखकों का जीवन परिचय। इस तरह से लेखकों का जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या कोई और 4 में से या 3 में से आपसे एक आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, दूसरा गद्य में से आएगा, जैसे कबीरदास का, मीराबाई का, संत रैदास का, इसमें से कोई एक आपको जीवन परिचय लिखना है। मतलब एक जीवन परिचय आपको गद्य से लिखना है और एक आपको काव्य से लिखना है। समझ गए? आपको 2 जीवन परिचय याद करने पड़ेंगे, एक गद्य से और एक पद से। ठीक है, तो कम से कम पहला पार्ट तो आप जरूर ही याद करिए। उधर प्रेमचंद याद करिए, इधर कबीरदास जी करिए, मीराबाई करिए, महादेवी वर्मा करिए, संत रैदास करिए। अब है अगला प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। देखिए ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है, आप पहले से ही अपने तरीके से याद करके रख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कोई एक श्लोक जो आपने, कंठस्थ का अर्थ है कि आपने मुंह जबानी याद करके रखा है। ठीक है, तो आपने याद कर लिया, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे ही आपने याद किया है वही आ गया पेपर में। मान लो आपने ये याद किया था, ये याद किया था, ये आ गया पेपर में लिखा हुआ, तो अब आप इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप कम से कम 3 श्लोक को जरूर याद रखें। ठीक है, ताकि अगर 2 आते हैं तो एक आपको याद रह जाए। 3 श्लोकों को याद करें और निश्चित हो जाएं कि एक प्रश्न हमारा ये वाला तैयार हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इस तरह से आपको संस्कृत में से ये जो है, जैसे क्रोध केन जेत, क्रोध किससे जीता जाता है, क्रोध को किससे जीता जाता है, अक्रोधेन। यहाँ पर कस्मिन की जगह लिखेंगे इच्छवाकु। ठीक है, इतना ही लिखेंगे, बाकी जो है इसमें से ही उतार देंगे इच्छवाकु। तो लिखेंगे राम इच्छवाकु वंश से उत्पन्न आसीत। और पूछे जाएंगे आपसे मुहावरे, किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ और वाक्य का प्रयोग कीजिए। जैसे आंख का तारा, ईंट से ईंट बजना, आस्तीन का साफ होना, घड़ों पानी पड़ना। इस तरह से आप इनके अर्थ लिखेंगे और फिर इनका करेंगे वाक्य प्रयोग। देखिए ये तो बहुत ही सरल है, ये आप कर ही देंगे। अगला है 2 वाक्यों का संस्कृत में आपको लिखना है अनुवाद। ठीक है, अनुवाद लिखना है। अनुवाद का मतलब है कि ये हिंदी लिखी हुई है और इसकी आपको संस्कृत बनानी है। जैसे सूर्य उदय होता है तो आप इसको बनेंगे सूर्य उदेति। ठीक है, वह जाता है सह गच्छति, ये बनेगा सूर्य उदेति। जैसे है वह जाता है, इसकी संस्कृत बन जाएगी सह गच्छति। ठीक है, अनुवाद की भी वीडियो है, वहां से आप देखिए, समझिए किस तरह से अनुवाद बनते हैं। अगला है बालिका पढ़ती है, तो कैसे बनेगा इसका, बालिका पठती। ठीक है, बालिका पठती। इस तरह से आपको इसका संस्कृत
बनानी है, मतलब हिंदी में लिखा होगा उसकी आपको संस्कृत बनानी होगी। एक पूछा जाएगा आपसे पत्र, शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए या आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, या शुल्क मुक्ति का मतलब है फीस माफ़ी के लिए, फीस माफ़ी के लिए आप पत्र लिखिए और आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र लिखिए। ये पत्र तो आप लिख ही देंगे, आप छुट्टी के लिए जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं ये तो आपको आता ही है। आप कभी ना कभी आपने स्कूल से छुट्टी ली होगी एप्लीकेशन लिखकर, तो इसी तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। नहीं आती है तो इसकी भी प्लेलिस्ट में जो 9th की प्लेलिस्ट है वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से देखिए कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं छुट्टी के लिए। आज आपने समझ लिया इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से 9th का पेपर आएगा, किस तरह से आप ओमार सीट में भरेंगे। इस तरह से ये जो ओमार सीट है इसको देख के डरिए नहीं, ये ओमार सीट कैसे भरें इसकी वीडियो है, आप उसको देखिए, ध्यानपूर्वक से समझ लीजिए कि किस तरह से भरेंगे। संक्षेप में आपको बता दिया है कि किस तरह से आप उन प्रश्नों के उत्तर को गोले में भरेंगे। काले पेन से आपको गोला करना है बहुत ही ध्यानपूर्वक से। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से आपका पेपर आएगा। और बच्चे बार बार ये कमेंट करते हैं कि क्या यही प्रश्न आएंगे, तो बच्चों ये मॉडल पेपर है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आते हैं, इस तरह से समझ लो ये आते हैं और इसमें से आ भी सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न रखे गए हैं वो सब आपकी पुस्तक में से तो लिए गए हैं, तो ये आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और इसी तरह से पढ़ाई करने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो अगली वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वो वीडियो देखने से वंचित ना रहें। तो फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।